टूडेज टॉपिक इज़ ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग ये आपके जो है राइटिंग पोर्शन का पार्ट है। एक ऐसे राइटिंग पोर्शन जो आपके दिया हुआ है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें आपके दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो ऐसे है और एक है आपके कंपोजिशन पार्ट। तो जो कंपोजिशन पार्ट है उसमें आपके आर्टिकल आएगा, रिपोर्ट आएगा और स्पीच। इनमें से कुछ भी कोई भी ऑप्शन में आपसे दो पूछ सकते हैं। उनकी वर्ड लिमिट रहेगी इसमें 150 to 200 वर्ड्स के आपको ये लिखने होंगे। इधर इट कैन बी आर्टिकल, इट कैन बी रिपोर्ट और इट कैन बी स्पीच राइटिंग। ऐसे ही इसका दूसरा पोर्शन जो है राइटिंग का वो आपके इसमें है ऐसे। ठीक है, ऐसे है तो ऐसे की भी लिमिट जो है 150 to 200 वर्ड्स है। निबंध जिसे आप कहते हैं, आपने लैंग्वेज में यूज़ भी किया है। आपके जो है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में ही ये पोर्शन आते हैं और बस एक लैंग्वेज का फ़र्क होता है इसमें। तो लिटरेचर में भी आपके ये पोर्शन है तो आधा आपका रिवीजन जो है आपके इंग्लिश जो कंपलसरी है उससे ही हो जाता है। बट फिर भी मैं आपको उसकी कुछ लिमिटेड नॉलेज आपको दे रही हूँ कि हाउ शुड यू राइट, आप लोगों को किस तरह से इसको लिखना चाहिए। जब भी ऐसे होता है, रिपोर्ट होती है, आर्टिकल होती है, तो इसमें आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के लिखना चाहिए ताकि आपकी जो राइटिंग है वो इफ़ेक्टिव रहे और आपको जो है मार्क्स पूरे मिल जाए। ये एक्चुअल में 15 मार्क्स का पोर्शन होता है आपका राइटिंग पोर्शन। तो उसमें भी ये सब पोर्शन होते हैं, 2 पार्ट्स में है ये। एक ऐसे राइटिंग है और एक है आपके कंपोजिशन पार्ट। ओके, तो फर्स्ट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन जिसे आप कहते हैं हिंदी में निबंध लेखन। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ऐसे राइटिंग जो है आपके इसमें जो कोर्स में है, जो कोई भी टॉपिक आपको दिया जाएगा, आपके पास चॉइस भी हो सकती है। तो आपको जो है उसमें से किसी एक पे लिखना होता है, पर उसमें भी आप लोगों को जो है ना, आप जस्ट जैसे स्टार्टिंग आपने एक पॉइंट से किया और एंड कर दिया, नो। आप लोगों के लिए कुछ ध्यान देने वाली बातें होनी चाहिए इसमें कि आप ऐसे लिखते समय किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें जो आपके जो ऐसे दे रखे हैं वो इसमें मेन जो है आपके दो तरह के ऐसे दे रखे। एक तो है आर्ग्यूमेंटेटिव और एक है डिस्कर्सिव। एक थर्ड पार्ट भी है आपके, पर थर्ड पार्ट में से बहुत कम ऑप्शन दिया जाता है, रेयरली, वेरी रेयरली। एक थर्ड पोर्शन है इसमें रिफ्लेक्टिव ऐसे। तो मैं आपको तीनों ऐसे के बारे में बताऊंगी, पर हमारा जो मेन फोकस है वो है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे पे और डिस्कर्सिव ऐसे पर है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे इस प्रकार के निबंध में जो है किसी समसामयिक घटनाक्रम पर जो है विचार किया जाता है या वाद विवाद प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी जो करंट अफेयर्स होता है उससे रिलेटेड जो है इस पर आपको लिखने को बोला जाता है। तो अगर हम आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की बात करें तो एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे इज़ एन ऐसे दैट यूजेस एविडेंस एंड फैक्ट्स टू सपोर्ट द क्लेम इट्स मेकिंग। बिल्कुल जस्टिफाई होना चाहिए उससे। इट्स पर्पस इज़ टू परसुएड द रीडर टू एग्री विद द आर्ग्यूमेंट बीइंग मेड, कि भाई जिस पे आपने आर्ग्यूमेंट छेड़ा है, ठीक है, उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए जो भी रीडर है उसके माइंड पे, यानी जो भी उसको पढ़ने वाला है, देखने वाला है, उसके माइंड पे ये जो है आर्ग्यूमेंट जो है बिल्कुल क्लियर मेड होना चाहिए। अ गुड आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे विल यूज़ फैक्ट्स। अगर आप एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की बात करें तो वो उसमें सबसे ज़्यादा किसको लिया जाएगा, फैक्ट्स को। ठीक है ना, फैक्ट्स बहुत होंगे उसमें, तथ्य जिसे कहते हैं, एंड एविडेंस, और प्रमाण भी होंगे। तो इनको दो चीज़ों को लेके जो है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे बनाया जाता है। तो आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है उससे रिलेटेड आपको फैक्ट्स वो पता होने चाहिए और कुछ उससे रिलेटेड एविडेंस भी पता होने चाहिए। तो जब भी आप कोई ऐसे की तैयारी करते हैं, कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में आता है, तो पहले उन फैक्ट्स को ढूंढिए और उससे रिलेटेड जो उसके एविडेंस हैं उसको भी सर्च करिए टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट रादर देन जस्ट द ऑथर्स थॉट्स एंड ओपिनियंस। अपने दिमाग का काम मत लीजिए, वहाँ इस्तेमाल मत कीजिए, बट उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी एविडेंस हैं, उनको आप जो है अपने माइंड में लेके आइए और फिर उससे थॉट बनाइए और फिर उसको लिखिए। हाउ टू सेट अप एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे।
अब जब आर्गुमेंटेटिव ऐसे की बात कर रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। टाइटल पेज, बिगिन विथ टाइटल पेज। टाइटल बहुत ज़रूरी, इट इज़ मस्ट। आप तो सोचिए नहीं क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ है, आई विल नॉट राइट इट, नो, टाइटल पेज तो होना ही चाहिए। टाइटल हो लिखिए सबसे पहले ऊपर, इन द सेंटर ऑफ द लाइन आप लोग लिखिए इसको, अच्छा बड़ा बड़ा हाईलाइट करिए इसको, देन स्टार्ट राइटिंग द टाइटल पेज। ठीक है, खाली टाइटल लिख देने से आपका ऐसे कंप्लीट नहीं हो जाएगा, बट यू विल राइट द टाइटल पेज। टाइटल पेज यानी वो जो टाइटल दिया गया है उस ऐसे का, उससे आप जस्टिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और वो जो है उससे रिलेटेड आप उसकी भूमिका बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भूमिका बनाएंगे। द हुक एंड थीसिस। नेक्स्ट, राइट द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स विच इज़ रेफर टू एज द हुक। और जो वेरी फर्स्ट लाइन जो होती है, वेरी फर्स्ट जो लाइन्स होती है वो इंट्रोडक्टरी होती है, यानी आप उस टॉपिक को, उस टाइटल को उस इंट्रोडक्टरी लाइन्स में क्या कर रहे हो? क्लियर कर रहे हो। सपोर्टिंग पैराग्राफ्स, राइट द नेक्स्ट 3 पैराग्राफ। और देखिए आपको बता दिया गया है जैसे वर्ड लिमिट तो 150 to 200 है, बट उसको आपको 2-3 पैराग्राफ्स में क्या करना है? डिवाइड करना है। राइट द नेक्स्ट 3 पैराग्राफ्स टू सपोर्ट योर पोजिशन, और उससे रिलेटेड होनी चाहिए। यूँ नहीं आपने फर्स्ट में तो इंट्रोडक्शन दे के काम छोड़ लिया और पता नहीं पीछे कौन सी हिस्ट्री लिख दी, नो, आपको उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो आपके उस ऐसे को आगे प्रमोट कर रहे हैं, उन तथ्यों को लेके, उन फैक्ट्स को लेके, उन एविडेंस को लेके उनको 2-3 पैराग्राफ में आपको उसको जो है ऐसे को लिखना है। कंक्लूजन, डोंट इंट्रोड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर आप कंक्लूजन लिख रहे हैं लास्ट में तो आप जो है नई इन्फॉर्मेशन कंक्लूजन में कभी भी इंक्लूड मत करिए, उनको आप सपोर्टिंग पैराग्राफ जो बना रहे हो आप उसमें ही इंक्लूड कर दीजिए। कंक्लूजन मीन्स लास्ट, कि आप इससे क्या समझते हैं और आपकी इसमें क्या राय है। तो इसमें जो है सबसे पहली बात मैंने कईयों को देखा है कि वो जब मैं ऐसे समझाती हूँ तो वो लोग क्या कर लेते हैं, उसकी प्रस्तावना लिखते हैं और प्रस्तावना शब्द भी लिख देते हैं, देन दे विल राइट मेन बॉडी और फिर मेन बॉडी शब्द भी लिखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उसमें वो चीज़ क्या है, उजागर होनी चाहिए। क्या नहीं, आप जो है प्रस्तावना लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो वो चीज़ आनी चाहिए उसमें, ठीक है, ना कि वो वर्ड लिख देने से। वर्ड लिख के नहीं करना है आपको इस तरह की। कई लोग स्टूडेंट गलती करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो अलग अलग रिफ्रेशर बुक्स को कंसल्ट करते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखिए, उसका इंट्रोडक्शन लिखिए, बट इंट्रोडक्शन वर्ड मत लिखिए, प्रस्तावना शब्द मत लिखिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? मेन बॉडी लिख रहे हो आप, यानी अब उसका जो मेन क्या चल रहा है आगे रोल उस टॉपिक के बारे में वो लिख रहे हो आप, बट आप मेन बॉडी में शब्द मत लिखिए। ओके, ऐसी कंक्लूजन, निष्कर्ष शब्द मत लिखिए, बट उसमें आना कंक्लूजन ही चाहिए। तो इस तरह से जो है आप, और लास्ट में जो है रेफरेंसेस आते हैं, जो अगर आपने कहीं इधर उधर की कोई आपको इससे रिलेटेड कुछ भी कहीं आपको रेफरेंस मिलता है तो आप उसको ज़रूर नोट कराएं। तो इस तरह से जो ये ऐसे है आपका जो है कंप्लीट होता है 150 to 200 वर्ड्स का, और इसमें 2-3 पैराग्राफ्स आप इंक्लूड करिए। वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन लीजिए, वेरी लास्ट पैराग्राफ में आप कंक्लूजन और रेफरेंसेस लीजिए। नेक्स्ट इज डिस्कर्सिव essay. Discursive essay is an essay where you are required to write in something which can be either argued for the topic or against the topic. ठीक है, जैसे आप करते हो ना, डिबेट करते हो, पर डिबेट में आप क्या वर्बल करते हो, है ना, एक पक्ष रखता है, एक विपक्ष रखता है। बट अगर आपको लिखने को कह दिया जाए तो आप उसके पहले पक्ष में दीजिए तर्क, ठीक है, देन उसके क्या दीजिए, विपक्ष में दीजिए तर्क। तो इस तरह से जो है, इस तरह के ऐसे जब हम लिखते हैं डिस्कसिव ऐसे में, तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है। तो आप उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में जो है आप क्या लिखते हैं, उसकी राइटिंग करते हैं। हाउएवर सम डिस्कसिव एसेस कैन ऑल्सो बी रिटन इन अ वे where you don't have to choose any particular side but to present your views on both the sides in a balanced manner. और आपका अगर वो लिख रहे हो आप, तो खाली ऐसा नहीं कि आप के उसको ऐसे को पढ़ने से सिर्फ पक्ष की बातें सामने आ रही है ना, या विपक्ष की बातें सामने आ रही, नो, दोनों का जो है बैलेंस्ड जो है होना बहुत ज़रूरी है, दोनों साइड्स का, बोथ साइड्स का, ठीक है। एक जो पक्ष ले लीजिए, विपक्ष ले, दोनों का जो बैलेंस होना बहुत
ज़रूरी है। तो इस तरह के ऐसे में जो है हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब आप इसको पता कैसे लगाओगे, एनालिसिस कैसे करोगे? आपके पास दिमाग में जो है कोई टॉपिक आता है, ठीक है, सपोज़ कोई टॉपिक आपके दिमाग में क्लिक करे या आपके सामने आ गया वो टॉपिक, क्वेश्चन पेपर में आ गया, ठीक है, तो आपको उससे जस्टिफाई तो आपको ही करना पड़ेगा कि आप मुझे कैसे लिखना है। और आपको ही माना वहाँ ऊपर लिखोगे नहीं, आपकी डिस्कर्सिव टाइप है या आर्गुमेंटेटिव टाइप, नहीं, ये आपकी सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। उसके पॉइंट्स को आप फिर दिमाग में रख लीजिए और आपको फिर ये ध्यान हो जाएगा कि हाँ भाई मैम ने जो है डिस्कर्सिव में ये बताया था, आर्गुमेंटिव में ये बताएगा और ये मेरा इस कैटेगरी में आता है, और देन स्टार्ट राइटिंग, और उन पॉइंट्स को दिमाग में रखिए और उसके अकॉर्डिंग फिर लिखना शुरू करिए। हाउ टू राइट ए डिस्कर्सिव ऐसे? राइट इन फॉर्मल इम्पर्सनल स्टाइल। फॉर्मल वे में लिखिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इम्पर्सनल स्टाइल में लिखिए। इंट्रोड्यूस ईच पॉइंट इन ए सेपरेट पैराग्राफ। ईच पॉइंट को जो है सेपरेट पैराग्राफ में के लिए आपने एक टाइम में पक्ष दे दिया तो दूसरे टाइम में इसको विपक्ष का पक्ष दे दीजिए। यूज़ टॉपिक सेंटेंसेस फॉर ईच पैराग्राफ, और उसमें टॉपिक तो आना ही चाहिए आपका जो मेन है, ठीक है, वो तो इंक्लूड होना ही चाहिए, टॉपिक से ना भटके। राइट वेल डेवलप्ड पैराग्राफ्स। पैराग्राफ में आपको राइटिंग स्टाइल का बहुत ध्यान देना है, ठीक है, आपकी लैंग्वेज, आपका ग्रामर स्टाइल, तो इन सब का चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। गिव रीजंस एंड एग्जाम्पल फॉर ईच पॉइंट, और आप कुछ अपने तर्क दे सकते हैं, आपके रीजंस दे सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स एरिया आपके दिमाग में उससे रिलेटेड आ रहे हैं तो वो आप लिख सकते हैं। बहुत इफेक्ट पड़ता है रीजंस और एग्जाम्पल्स का किसी भी ऐसे को लिखने में। अगर आपको वो याद होंगे तो आप ज़रूर लिख लोगे, उसको अच्छे से कर पाओगे। यूज़ सीक्वेंसिंग, और सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है, एक सीक्वेंस के उस पर। यूज़ लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जितना अच्छा अपन अगर इसको ऐसे में यूज़ में लेते हैं फ्रेजेस को, लिंकिंग वर्ड्स को, या आपने छोटी क्लासेस पढ़े रखे हैं व्हाट आर फ्रेजेस, व्हाट आर लिंकिंग वर्ब, तो उनको जितना यूज़ में लेंगे आप उतना आपका ऐसे इफेक्टिव होता है। आइडेंटिफाई यूज्ड रिसोर्सेज, और जो भी आप सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उनके आपको पहचान होनी चाहिए, उनके बारे में आपको क्लियरेंस होना चाहिए। Now third type is reflective essay. A reflective essay in which the writer examines his or her experiences in life, यानी उसके खुद के अनुभव होते हैं। क्या होते हैं? खुद के अनुभव होते हैं, जो भी होता है राइटर्स के, और इसके बारे में भी ऐसे पूछ लिया जाता है, पर इट इज़ रेयर, ये बहुत कम आते हैं इस तरह के। द राइटर देन राइट्स अबाउट दोज एक्सपीरियंसेस, एक्सप्लोरिंग हाउ ही और शी हैज़ चेंज्ड, डेवलप्ड और ग्रोन फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस। अपने जो है बीते हुए एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है वो उसमें, ठीक है। द फॉर्मेट ऑफ ए रिफ्लेक्टिव ऐसे में चेंज स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन हु द ऑडियंस इज, और ये रिफ्लेक्टिव ऐसे जो है वो सुनने वाले पे कितने प्रभाव डालती है उस पर डिपेंड करता है, तभी वो इफेक्टिव माना जाता है, ठीक है। स्टेप्स फॉर राइटिंग ए रिफ्लेक्टिव ऐसे। अब अगर आपके रिफ्लेक्टिव ऐसे आ जाए तो आप कैसे इसको लिखेंगे? थिंक ऑफ एन इवेंट विच कुड बिकम द टॉपिक ऑफ योर ऐसे। एक घटना को सोचिए और फिर उसका जो है ऐसे बना लीजिए, और अगर आपके पास सामने टॉपिक आ गया है तो यू कैन डू दैट वन ना, कि आप जो है उसके बारे में सोच सकते हैं, आप अपने जीवन से उसको आप संबंधित करिए, अपनी लाइफ से संबंधित करिए, अपने लाइफ के अनुभवों से उसको संबंधित करिए। मेक ए माइंड मैप, राइट ए स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पैराग्राफ। आपकी जो ओपनिंग है ना पैराग्राफ की बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उस पर खास ध्यान रखिए, ठीक है। 2-4 लाइनों को जो एग्जामिनर होता है वो आगे की स्टार्टिंग की 2-4 लाइन्स को ही सुन के ये अंदाज़ा लगा लेता है, पढ़ के अंदाज़ा लगा लेता है कि इसने आगे क्या लिखा होगा, किस तरह से लिखा होगा। स्टेट योर सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, आइडियाज़ एंड एग्जाम्पल्स इन द बॉडी पैराग्राफ। जो भी आप पैराग्राफ्स बना रहे हैं उसमें अपने आर्ग्यूमेंट्स जो भी रहे हैं, आपके आइडियाज़ रहे हैं, एग्जाम्पल्स रहे हैं, उनको इंक्लूड ज़रूर करिए। इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द कंक्लूजन ब्रीफली समराइज योर थाट्स। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप कंक्लूजन लिख रहे हैं तो अपने जो हैं समराइज वे में अपने थॉट्स को उस कंक्लूजन में ज़रूर इंक्लूड करिए। तो दैट्स ऑल अबाउट राइटिंग ऐसे। थैंक यू।